नमस्कार दोस्तों। और आज बात चीन की, चीन के विज़न की, चीन की पॉलिसी की और चीन सन 2049 तक क्या करने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर सन 2039 से क्यों? दोस्तों, सन 2049 में चीन को 100 साल पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, चीन में लंबे समय तक सिविल वॉर चला जो 1949 में जाके खत्म हुआ। उसके बाद वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी को पूरी तरीके से हरा के बाहर कर दिया और आज चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। चीन ने लंबे समय तक संघर्ष किया, पर आज वो जिस मुकाम को हासिल कर पाया है वो उसके हार्ड वर्क, उसके बेहतरीन लीडरशिप और कहीं ना कहीं उसके विजन का ही नतीजा है कि आज वो वर्ल्ड में एक सुपर पावर के तौर पे देखा जाता है। हालांकि भारत भी इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। सन 2047 तक भारत भी अपने आप को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन आज बात करते हैं चीन की। तो चीन की जो पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चाइना 2049 पॉलिसी एम्स टू फुली ट्रांसफॉर्म द नेशन इनटू ए मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री। जी हाँ दोस्तों, यहां पे बात की गई है कि चाइना 2049 तक अपने आप को मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री बनाएगा। इसके साथ साथ डैट इज प्रॉस्परस, स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेटिक एंड कल्चरल एडवांस बाय द 100th एनिवर्सरी ऑफ द पीपल रिपब्लिक। इसमें से जो ध्यान देने वाली बात है वो है डेमोक्रेटिक। अभी जो चाइना में सिस्टम चल रहा है वो है कम्युनिस्ट, लेकिन ये अपने आप को डेमोक्रेटिक की तरफ इंडिकेट करता है। The national rejuvenation strategy emphasizes becoming a global leader in technology, economic power and military strength. 2049 तक ये अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक पावर में और मिलिट्री स्ट्रेंथ में। ये तीन इनके ऐसे कोर एरियाज हैं जहां पे ये भरपूर काम करेंगे और 2049 को ये अपना विजन जो लेके चलते हैं वो इसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, खास बात यह है कि जिस डेमोक्रेसी की इन्होंने चर्चा की है, जिक्र किया है, वो डेमोक्रेसी भारत की डेमोक्रेसी से अलग है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी। इसको हम लोग को समझने की जरूरत है कि भारत में लिबरल डेमोक्रेसी काम करती है, जबकि चीन में जो डेमोक्रेसी की बात कही गई है वो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक होगी, मॉडर्न सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक होगी, बट सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। डैट मीन्स कि कम्युनिस्ट 2049 तक वहां पर रूल करने वाला है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भारत की डेमोक्रेसी में और चीन की डेमोक्रेसी में। इसके साथ साथ वहां जो बात कही गई है कि 2049 एम्बिशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक सुपर पावर। इकोनॉमिक सुपर पावर का मतलब एमिंग फॉर हाई क्वालिटी ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी। यहाँ पे इस तरीके से अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाते हैं, हाई क्वालिटी ग्रोथ करेंगे और टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। मिलिट्री एंड टेरिटोरियल गोल की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड क्लास मिलिट्री तैयार करने वाले हैं और इसके साथ साथ रीयूनिफिकेशन करने वाले हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये रीयूनिफिकेशन करेंगे। अब रीयूनिफिकेशन मतलब क्या है? ये ताइवान को अपने में मिलाने की पूरी योजना बना रहे हैं। सन 2049 तक ताइवान इनका हिस्सा होगा, जिसको अभी ही लेके काफी डिस्प्यूट है कि क्या ताइवान इनका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कई बार ताइवान कह चुका है कि वो एक अलग देश है, लेकिन ये उसे अलग देश का दर्जा नहीं देते हैं। ये मानते हैं कि ताइवान इनका ही हिस्सा है। तो ताइवान को लेकर जो अभी तक एक भ्रम है वो कहीं ना कहीं 2049 तक खत्म हो जाएगा और ताइवान जो है इनका स्टेट के तौर पे देखा जा सकता है। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव में इन्होंने बात की है कि ये एक इंडस्ट्रियल प्लान लेके चल रहे हैं जो अभी मेड इन चाइना 2025 का हिस्सा होगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा काम करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि चाइना ने लगभग 45 साल तक असेंबली पे काम किया।
और उसके बाद पिछले 12-13 साल से चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है दोस्तों। उससे पहले वो असेंबली पे ही पूरा काम करता था, मतलब पार्ट्स को वो जोड़ता था और इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करता था। आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ असेंबली हो रही है, चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने भी असेंबली स्टार्टिंग में शुरू की थी। 45 साल तक उसने पार्ट्स को जोड़ा ही था और आज पिछले 10-12 साल से वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन के बैठा हुआ है। तो हर कंट्री धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करती है और तुरंत ही सब कुछ नहीं बदलता है। और वैसे भी भारत जैसे देश में जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम हो और पार्टियों को जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देना पड़े, वहाँ पे अगर भारत विकसित या विकासशील बनने की विकासशील से विकसित बनने की कोशिश कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सरकार के काम पे ज़्यादा सवाल हम लोग को नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अगर उसकी मंशा अच्छी है, देश हित में है, विजनरी है, तो ये हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें। अब इसके बाद ये क्या कहते हैं कि सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में एड्रेसिंग एन एजिंग पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग द रूरल अर्बन डिवाइड एंड प्रोमोटिंग एन इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये खास बात इन्होंने कही है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है, मतलब कि जो इनकी जो काम करने वाली वर्क फोर्स है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रही है। तो एक चिंता चीन में है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए ये आज से ही एआई पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में जब इनकी वर्क फोर्स, इनका जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो चुका होगा, उस समय यही एआई इनके लिए एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा, जिसकी सहायता से ये अपने मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे और वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब का जो तमगा इन्हें मिला हुआ है ये उसे मेंटेन कर पाएंगे। तो ये जो जानकारी है दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि चीन के एम्बिशन को हम लोग को समझना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो में चीन से रिलेटेड अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ बने रहेंगे और फिर किसी नए मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे, किसी नए विषय पे हम लोग एक दूसरे के साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।